तो हम आगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखने आ रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व यह कम क्रियाशील तत्वों का स्थान ले लेता है, यही विस्थापन अभिक्रिया है। देखेंगे इस पाठ के शुरुआत में आपने देखा कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जस्ते का चूर्ण डालने पर जिंक सल्फेट जैसा रंगहीन विलयन तैयार होता है, वह ऊष्मा बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण 3 देखें। इससे यह पता चलता है कि कॉपर सल्फेट Cu2+ आयनों का स्थान जिंक परमाणु से निर्माण हुआ Zn2+ ये आयन लेते हैं और Cu2+ आयन से निर्माण हुए Cu परमाणु बाहर निकल जाते हैं। इसलिए Zn, जिसको हम लोग जस्ता बोलते हैं, Zn के कारण कॉपर सल्फेट के Cu का विस्थापन होता है। और जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका यहाँ पर से आप अंडरलाइन कर लीजिए परिभाषा। और फिर आगे आपको फॉर्मेशन दिया है CuSO4 + Fe। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभी FeSO4 आ जाएगा। Fe कॉपर की जगह Fe ले रहा है क्योंकि यह अधिक अक्रियाशील तत्व है इससे। और इधर क्या बचेगा? Cu। यहाँ पर भी वही हालत होगी, PbSO4 बनेगा और इधर क्या बचेगा? Cu। क्यों? क्योंकि ये दोनों तत्व जो हैं वो कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। आगे हम देखेंगे युग्म विस्थापन अभिक्रिया। युग्म विस्थापन अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है और तब उसके बाद जाकर क्या होता है? परिणामी पदार्थ का निर्माण होता है। तो तब जाकर वो अभिक्रिया होती है। इसमें एक प्रकार का अवक्षेप तैयार होता है, तो उसे युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को पहचानने के लिए अवक्षेप दर्शाने के लिए हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारी पार्ट में एक तीर का निशान दिया रहता है, इस तरीके से नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि अवक्षेप तैयार हो रहा है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय जो घटक इम्पॉर्टेंट होते हैं उसमें यह दिखाया गया था। तो यहाँ पर ध्यान कर लीजिए। और आगे देखेंगे ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मुखी अभिक्रिया। ये आप जानते हैं कि विविध प्रक्रियाओं में तथा अभिक्रियाओं में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। इसलिए प्रक्रिया तथा अभिक्रिया के 2 प्रकार प्रकट होते हैं, ऊष्माग्राही, ऊष्मा उन्मुखी। तो पहले ऊष्माग्राही व ऊष्मा उन्मुखी अभिक्रिया के उदाहरण देखेंगे। बर्फ़ का पिघलना, पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में घुलना। बर्फ़ का पिघलना और पोटेशियम नाइट्रेट का पानी में घुलना, इस भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन के लिए बाहर की ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, तब जाकर वह परिवर्तित होता है। तो इसमें यह क्या है? ऊष्माग्राही। ऊष्मा उन्मुखी, अभी जैसे पानी से बर्फ़ बनना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घुलना, यह भौतिक परिवर्तन होते समय ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए यह क्या होती है? ऊष्मा उन्मुखी अभिक्रिया होती है। तो यह आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे पूछ सकता है ऊष्माग्राही और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा उसके एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे आपको उदाहरण भी मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको दिया है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी से तनु करने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती जाती है। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डालने से पानी का तत्काल वाष्पीभवन होकर दुर्घटना हो सकती है। यह टालने के लिए आवश्यक उतना ही पानी कांच के बर्तन में लेकर उसे थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर हिलाते रहें और एक ही समय में थोड़ी ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे एक्सपेरिमेंट करने के दौरान हमने ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया तो क्या होगा? उससे बहुत सारी ऊष्मा का निर्माण होगा और उससे एक एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। इसलिए ये सब करते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे आपको टीचर गाइड करे उसी हिसाब से करना चाहिए, अन्यथा यह प्राणघातक भी हो सकता है। देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मुखी। तो देखिए ऊष्माग्राही मतलब ऊष्मा लेकर यहाँ पर उत्पाद बनाया जा रहा है। ऊष्मा उन्मुखी यहाँ पे ग्राही आएगा, ओके। और ये क्या होगा? ऊष्मा उन्मुखी, क्यों? क्योंकि ऊष्मा छोड़ा जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हम देखकर यहाँ पे उदाहरण भी मिल सकता है और हम समझ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो आप ये दोनों ध्यान में रखिए।
रासायनिक अपक्रिया का वेग मतलब रासायनिक अपक्रिया कितनी जल्दी हो, इस या किसके ऊपर डिपेंड होता है, या कितने धीरे धीरे हो रही है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो सब देखेंगे आगे हम लोग। देखिए, जैसे सबसे बड़ा चीज़ है तापमान। यदि तापमान बराबर नहीं रहेगा तो रासायनिक अपक्रिया बराबर नहीं होती है। दूसरा, अभिकारकों का स्वरूप देखिए यहाँ पर दिया है, रासायनिक अपक्रिया की दर पर परिणाम करने वाले घटक। तो यहाँ पर क्या दिया है, अभिकारकों का स्वरूप दिया है, अभिकारकों के कणों का आकार दिया है, अभिकारकों की सांद्रता दी गई है, अपक्रिया का तापमान दिया गया और उत्प्रेरक दिया गया। तो ये आपको 1 नंबर के लिए पूछ सकता है या 2 नंबर के लिए पूछ सकता है कि रासायनिक अपक्रिया की दर पर परिणाम करने वाले घटक कौन कौन से। तो आपको शॉर्टकट में लिखना है अभिकारकों का स्वरूप, अभिकारकों के कणों का आकार, अभिकारकों की सांद्रता और अभिक्रिया का तापमान और उत्प्रेरक। तो इसके बारे में आपको बताना नहीं है। हाँ, अगर स्पेशली इसके बारे में पूछा गया तो आपको डिक्टेट करना है, अदरवाइज़ आपको यही सब लिखना है। तो देखिए, अभिकारकों का स्वरूप। अब अभिकारकों का स्वरूप मतलब कौन तत्व ज़्यादा क्रियाशील है। जब दोनों तत्व ज़्यादा क्रियाशील होंगे तो वह अभिक्रिया क्या होगी, तुरंत होगी। और अगर कोई एक उसमें से कम क्रियाशील है या दोनों भी कम अपक्रियाशील है तो उसको टाइम लगेगा अपक्रिया होने के लिए। तो यही यहाँ पर दिया गया है। कणों का आकार, अब अभिकारकों के कणों का आकार जैसे बहुत बड़ा है कि नहीं, तो रासायनिक अपक्रिया क्या होगी, बहुत लेट होगी। कणों का आकार छोटा है, रासायनिक अपक्रिया जल्दी होगी। जैसे हम आप देखते हैं कि नमक है, नमक एकदम महीन होता है और वही एक खड़ा नमक आता है, तो दोनों घुलने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि छोटा वाला नमक फटाफट घुल जाता है क्योंकि उससे कणों का आकार छोटा रहता है, लेकिन बड़े वाले नमक को टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसके कणों का आकार बड़ा रहता है। अभिकारकों की सांद्रता, तनु और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ देखिए यहाँ पर क्या दिया है, CaCO3 के चूर्ण पर होने वाले अपक्रिया पर विचार करेंगे। तनु अम्ल के साथ CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने पर अपक्रिया मंद गति से होती है और CaCO3 धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है और CO2 गैस धीरे धीरे मुक्त हो जाती है। परंतु सांद्र अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की अपक्रिया होने पर वह शीघ्र अदृश्य हो जाता है। अब मतलब क्या है, देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्सनट्रेटेड एक चीज़ तरीके से होता है जिसे हम लोग सांद्र बोलते हैं, और तनु मतलब डाइल्यूट होता है। तो अब दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप किसी में कम मात्रा में अगर आप डालोगे, जैसे कोई कम मात्रा पकड़ोगे आप, जैसे आप शरबत बना रहे हो तो उसमें कम मात्रा में आप नींबू डाल रहे हो या और कुछ भी डाल रहे हो तो वो तनु रहेगा। लेकिन अगर उसको ज़्यादा मात्रा में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तनु अम्ल की अपेक्षा सांद्र अम्ल की अपक्रिया शीघ्र होती है। इस अपक्रिया का दर या अभिकारकों की सांद्रता के अनुसार ही बदलता है। तो ये आप याद रखिए। अपक्रिया का तापमान, मैंने आपको बताया था तापमान सबसे ज़रूरी है। तापमान अगर बराबर नहीं होगा तो अपक्रिया बराबर से नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। उत्प्रेरक मतलब यह उत्प्रेरक का एक परिभाषा ये है कि यह रासायनिक अपक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, परंतु इसके उपस्थिति मात्र से रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, घटित होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अपक्रिया की दर परिवर्तित होती है उस पदार्थ को किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेते, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर उसका अपघटन मंद गति से होता है। कणों का आकार छोटा करके अपक्रिया का तापमान बढ़ाने पर प्रयुक्त अपक्रिया की दर नहीं बढ़ती, परंतु मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में KClO3 का शीघ्र गति से अपघटन होकर O2 गैस मुक्त होती है और इस अपक्रिया में MnO2 में किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो ये आपको दिया गया है। इस तरीके से हम अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण मतलब अगर अपक्रिया में अपकारक पदार्थ ऑक्सीजन लेकर नया उत्पाद बना रहे तो ऑक्सीकरण होगा और हाइड्रोजन छोड़ेंगे। और अपचयन में अगर अभिकारी पदार्थ हाइड्रोजन लेकर नया उत्पाद बना रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो क्या होगा, अपचयन होगा। देखिए आप यही दिया है, जिस रासायनिक अपक्रिया में अपकारी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होकर या जिस रासायनिक अपक्रिया में अपकारी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है जाती है और उत्पाद प्राप्त होता है, ऐसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहेंगे। ये देखिए, ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण है और ये अपचयन है। तो सेम वही चीज़ है, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये आपको दिखाया गया है, इस तरीके से हम
देखेंगे और आगे के लेक्चर में आगे वाला कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।